हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 5 यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट 8 में आज इस चैप्टर को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हम लोगों को देखने को, जानने को, सीखने को मिल रही है। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, जो साउंड पॉल्यूशन होता है वही है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और इस तरीके के कुछ पॉल्यूशंस के बारे में जान चुके हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ई वेस्ट के बारे में जाना। ई वेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि एनवायरमेंटल हजार्ड्स और हेल्थ हजार्ड्स के लिहाज से ही उसका जो है सही तरीके से मतलब डिस्पोज करना, उसका मैनेज करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि उसमें से काफी ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हमारे होते हैं। ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से क्या क्या रिपोर्ट आई है कि इंडिया में कितना ई वेस्ट जनरेट होता है, कितना हम उसका प्रॉपर मैनेज कर पाते हैं, ये सारी की सारी बातें जो है हम लोग पिछले लेक्चर में बात की है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर मिस किया है तो आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, बात आज करने वाले हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट एक अपने आप में काफी बड़ा प्रदूषण का हिस्सा है। ठीक है, इससे भी काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है। क्या क्या चीजें हैं जो सॉलिड वेस्ट में आती हैं, ठीक है, क्या क्या कैटेगरीज हैं इसके और इसको किस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है पूरा का पूरा, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉलिड वेस्ट क्या है। सॉलिड वेस्ट आर द डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब अबंडेंट, जो यूज लाइक नहीं है, और कंसिडर्ड वेस्ट लाइक। ठीक है, इस तरीके का जो भी मटीरियल्स है। Solid waste means any garbage, refuse, sludge from the wastewater treatment plant and or air pollution control facility and other discarded materials including solid, liquid, semi-solid or contained gaseous material resulting from industrial, commercial, mining and agricultural operations and from community activities। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी वेस्ट है, जैसे मान लीजिए आपका गार्बेज वगैरह है, ठीक है, कोई कूड़ा है, कोई ऐसा रिफ्यूज मतलब जो आप यूज नहीं करते, जिसको आपने यूज करना बंद कर दिया है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होगा उसमें से जो स्लज निकल के आएगी। अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होगा कि प्लांट जो आपका वाटर है उसके अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो सारी की सारी फिल्टर आउट कर ली जाएगी, तो उसका जो वो बचा हुआ रिमेन्स मिलेगा, दैट इज स्लज, वो भी होगा। फिर जो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी होगी, यानी कि जहां पर एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा, तो एयर में से जितना भी फिल्टर होकर सारा का सारा जो कूड़ा कचरा निकलेगा वो होगा। ठीक है, और बाकी डिस्कार्डेड मटेरियल जैसे कि वो सॉलिड हो, सेमी सॉलिड, लिक्विड और कंटेंट गैशियस मटेरियल कहां से आएंगे? इंडस्ट्रीज से आ सकते हैं, कॉमर्शियल एरिया से आ सकते हैं, माइनिंग और एग्रीकल्चरल एरिया ऑपरेशन से भी आ सकते हैं, और जो कम्युनिटी एक्टिविटीज होती हैं वहां से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा मिला जुला के क्या बनाएगा? सॉलिड वेस्ट। ठीक, अब इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो समझने के लिए, जानने के लिए, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है प्लास्टिक वेस्ट। ठीक, प्लास्टिक्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वंडरफुल इन्वेंशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। ये तो हमें पता है कि प्लास्टिक एक बहुत ही ज्यादा वंडरफुल इन्वेंशन है 20वीं सदी की। दे आर वाइडली यूज्ड एज पैकिंग एंड कैरी बैग्स बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड कन्वीनियंस। ठीक है, पैकिंग के लिए यूज किया जाता है। कैरी बैग्स मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा या आप लोग भी यूज करते होंगे, कभी आप मार्केट वगैरह जाते हैं तो वहां पर कैरी बैग्स वगैरह, मतलब आजकल तो खैर थोड़ा सा कम हो गया है ये ट्रेंड, लेकिन पिछले कुछ साल पहले तक, अगर आप 4-5 साल पहले की बात करें या अभी भी आप 1-2 साल पहले की बात करें, या कहीं कहीं शहरों में तो अभी भी ये चीजें जो है वो चल रही हैं। ठीक है, लेकिन आजकल फिर भी इन चीजों का जो चलन है, पॉली बैग्स को काफी अब डिस्कार्ड किया जाता है, अब इसका यूज एज सच नहीं किया जाता। ठीक है ना, बट प्लास्टिक्स आर नाउ कंसिडर्ड एज एनवायरमेंटल हजार्ड ड्यू टू थ्रो अवे कल्चर। ठीक है, इसको फेंक दिया जाता है कहीं भी, और खासकर अगर आप बात करें छोटे मोटे, अगर आप कभी सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, ऐसे ही बाहर जो वेंडर्स वगैरह होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, सब्जी लेने जा रहे हैं, फल लेने जा रहे हैं, तो उनके पास आपको जिस तरीके के वो पॉली बैग्स मिलते हैं, पतले जो प्लास्टिक होता है, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि वो किस तरीके के प्लास्टिक होते हैं? दे आर जनरली और सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, सस्ते होते हैं बनाने में, लेकिन वो सिंगल यूज है। सिंगल यूज का मतलब है कि उनको नॉन रिसाइक्लेबल, उनको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। ठीक है ना, और रिसाइकलिंग अगर आप नहीं करेंगे, उसको अगर आप ऐसे ही थ्रो अवे कल्चर की तरह कहीं भी फेंक देंगे, तो फिर उससे जो है नुकसान बढ़ेगा। ठीक है ना, इसलिए एक चीज का ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का अगर आप पूरी तरीके से यूज बंद नहीं भी कर सकते, तो एटलीस्ट जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको आपको यूज क्या करना है?
बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप बाकी जो प्लास्टिक है जिनको रिसाइकिल कर सकते हैं वो उनका यूज़ इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि अगर वो एक बार खराब भी हो जाएंगे तो उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक, और सिंगल यूज प्लास्टिक आपको कैसे पता लगेगा, जनरली मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल बता देता हूं कि जब आप सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, फल वगैरह लेने जाते हैं स्ट्रीट वेंडर से, उनके पास जो पतले वाले वो पॉलिथीन होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सिंगल यूज प्लास्टिक है, ठीक। इसके अलावा जो बाकी जो रिसाइक्लेबल होते हैं वो आप लोग देखेंगे थोड़ा सा जो मोटे से होते हैं, जिनमें लिखा भी होता है किसी किसी में, ठीक है ना, कि सिंगल LDEP प्लास्टिक इस तरीके से करके, ठीक है, LDEP प्लास्टिक, वर्जिन प्लास्टिक, इस तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं। तो फ्रॉम देयर यू कैन मेक आउट कि ये रिसाइक्लेबल है या नॉन रिसाइक्लेबल है, ठीक है। और इसको नॉन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका जो यूज़ है उसको आप बिल्कुल ही बंद कर दें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वेस्ट प्लास्टिक जो है वो कहाँ से आएगा। वेस्ट प्लास्टिक आपके हाउस होल्ड यानी घरों से आ सकता है, हेल्थ और मेडिकेयर से आ सकता है, होटल एंड केटरिंग से आ सकता है, और एयर एंड रेल ट्रेवल से भी आ सकता है। अब आप लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि एयर एंड रेल ट्रेवल से कैसे आएगा। एयर एंड रेल ट्रेवल से आपको पता है, आपने देखा होगा प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, कभी भी कोई ट्रेन जो होती है उसका अगर आप कह सकते हैं बेसिकली जो रेलवे स्टेशन होता है उसके आसपास या उसके आउटर में अगर आप देख लें तो आपको इस तरीके की जो यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स होती है वो काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। तो दे आर ऑल्सो प्लास्टिक्स, वो प्लास्टिक ही है, ठीक है, और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो ये आप समझिए। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। द लैंड गेट्स लिटर्ड बाय प्लास्टिक बैग गार्बेज एंड बिकम्स अगली एंड अनहाइजेनिक, ठीक है। जो लैंड है वो लिटर्ड हो जाती है, मतलब उसके ऊपर काफ़ी इस तरीके का जो प्लास्टिक बैग का गार्बेज है वो इकट्ठा हो जाता है, वो फेंका जाता है, तो वो अगली और अनहाइजेनिक हो जाती है। कन्वेंशनल प्लास्टिक्स हैव बीन एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इन बोथ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जो कन्वेंशनल प्लास्टिक्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, ठीक। इसमें से बेसिकली जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज योर डायोक्सिन। हमने कल भी बात की थी पीवीसी के केस में कि पीवीसी से भी डायोक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। और डायोक्सिन क्या है, इट इज हाईली कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग, जिससे कैंसर हो सकता है, ठीक है। कैंसर कॉजिंग बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द केमिकल्स बिलीव्ड टू बी पास्ड ऑन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क टू द नर्सिंग इन्फेंट। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि जब ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है तो उसको भी ये पास हो सकता है। यानी कि आप एक तरीके से कहिए अगर आप इससे इफेक्टेड है, कोई मदर अगर इससे इफेक्टेड है तो वो इससे अपने बच्चे को भी इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो कितना ज्यादा ये नुकसानदायक है आप इसको समझ सकते हैं। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स स्पेशली पीवीसी रिलीजेस दिस डायोक्सिन एंड ऑल्सो फ्यूरान इनटू द एटमॉस्फेयर। हमने कल भी बात की थी कि पीवीसी जो प्लास्टिक होता है उसको जलाने से क्या है कि डायोक्सिन और फ्यूरान जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। तो इसलिए कन्वेंशनल प्लास्टिक्स राइट फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चर टू देयर डिस्पोजल आर अ मेजर प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट, ठीक है। कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर यूज करने तक, इनके डिस्पोज करने तक, ये पूरा का पूरा एनवायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। प्लास्टिक बैग्स कैन ऑल्सो कंटेमिनेट फूड स्टफ्स ड्यू टू लीचिंग ऑफ टॉक्सिक डाइज एंड ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, आपने कोई प्लास्टिक्स देखे होंगे जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह होते हैं कलर्ड होते हैं, ठीक है। कलर्ड में उनमें क्या होता है कि टॉक्सिक डाइज वगैरह होती है, तो उनके लीच होने की वजह से क्या है कि फूड स्टफ जो उसके अंदर अगर रखा हुआ है तो वो कंटेमिनेट हो सकता है। केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग चोक्स, ड्रेन्स, ब्लॉक्स द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एंड कॉजेस प्रॉब्लम ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ठीक है। कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं अगर आप उनको ऐसी केयरलेस तरीके से फेंक दें इधर उधर कहीं भी, तो वो नालियां वगैरह जो होती हैं, जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं, उनको चोक कर देते हैं। फिर आपने देखा होगा कि बरसात वगैरह के समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो प्रॉपर एक ड्रेनेज अगर हमने चैनल बंद कर दिया तो सारा का सारा पानी जो है वो फिर ऐसे ही सड़कों में फैला रहता है, ठीक है ना। उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। सॉइल में अगर ये जाएगा तो सॉइल की पोरोसिटी को ये ब्लॉक करेगा, ठीक है। और सॉइल की पोरोसिटी को अगर ब्लॉक करेगा तो उससे क्या है कि पानी जो है वो ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज को भी इससे प्रॉब्लम होगा, ठीक। इसके बाद प्लास्टिक जो है वो माइक्रोब, जो सॉइल में माइक्रोब्स रहते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनकी एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करता है। द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स मिसअंडरस्टैंड प्लास्टिक गार्बेज एज फूड आइटम्स, स्वेलो देम एंड डाई, ठीक है। ये काफी कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप इसको टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड एनिमल्स के केस में आप स्पेसिफिकली अगर आप बात करें काऊ की, ठीक है, जो गाय वगैरह होती है, वो आपने देखा होगा काफी ज्यादा कि जैसे कूड़े का कहीं पर ढेर वगैरह होता है तो वहां पर गाय वगैरह रहती है, ठीक है। अब उस कूड़े के ढेर में से मान लीजिए वो क्या ढूंढ रही है, जैसे कूड़े का ढेर मान लीजिए आपको कोई कम्युनिटी, जैसे अब आजकल की डेट में तो खैर ये चीज कम हो गई है क्योंकि जनरली ज़्यादातर लोगों के घरों के आसपास जो है इस तरीके की जो म्यूनसिपैलिटीज़ की गार्बेज वैन्स वगैरह होती हैं वो आती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है, देखने को मिलता है
कि किसी मोहल्ले के बाहर इस तरह कूड़े का ढेर वगैरह अगर लगा रहता है तो वहां पर काफी ज्यादा गाय वगैरह आती है। वो क्या खाने आती है, अब आपके घरों का कूड़ा है तो उसमें आप लोगों ने जो फल है, जो सब्जियां हैं, उनके जो छिलके वगैरह होते हैं, वो तरह की चीजें फेंकी होंगी, तो ठीक है गाय उसको खाने आती है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है उनके लिए वो खाना है। लेकिन साथ में वो प्लास्टिक वगैरह जिसमें रहता है चीजें, तो वो प्लास्टिक भी कभी कभी वो खा लेती है, और प्लास्टिक खाने की वजह से फिर उनका नुकसान पहुंचता है और वो मर तक जाते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा नुकसानदायक इसलिए भी है। प्लास्टिक बैग्स जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को भी डिटोरिएट करता है एज इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ मैन्योर एंड रिमेन्स इन द सॉइल फॉर ईयर्स। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि ये डिग्रेड नहीं हो रहा है और ये जहां पर भी रहेगा ये काफी लंबे समय तक वहां पर रह सकता है। ठीक है, तो ये मैन्योर का एक पार्ट बन जाता है जब थोड़ा बहुत टूट के उसमें मिलता है, और ये मिट्टी में काफी लंबे समय तक, यानी कह सकते हैं कुछ सालों तक ये बना रह सकता है। ठीक, दीज बैग्स फाइंडिंग देयर वे इनटू द सिटी ड्रेनेज सिस्टम रिजल्ट्स इन ब्लॉकेज कॉजिंग इनकन्वीनियंस। वही मैंने आपको बताया कि जो सिटी का ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर ये जाके ब्लॉकेज करता है, और वही होता है जब बरसात के दिनों में पानी वगैरह भर जाता है तो फिर काफी सारी प्रॉब्लम इससे होती है। डिफिकल्ट इन मेंटेनेंस क्रिएट्स अनहाइजीनिक एनवायरमेंट रिजल्टिंग इन हेल्थ हजार्ड्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस। अब वो पानी वगैरह जो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वो जमा हुआ पानी है, तो उससे फिर बीमारियां वगैरह भी होती हैं। तो डिजाइनिंग इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर द नीड ऑफ द आवर। तो ये सबसे बड़ा एक, मैं कहूंगा, एक इनोवेटिव चैलेंज है हमारे सामने कि अगर हमें कोई बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सके, ठीक है, यानी कि जिसको यूज करा, ठीक है, उसके बाद वो अपने आप जो है बायोडिग्रेडेबल हो जाए, तो वो एक बहुत अच्छा एक इनोवेशन रहेगा। ठीक है ना, साइंटिस्ट वगैरह इस पर काम भी कर रहे हैं और वी होप कि बहुत जल्द ये चीजें जो है सामने आएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की। सॉलिड वेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स, कि कहां से वो आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया म्युनिसिपल वेस्ट, दूसरा है हजार्डियस वेस्ट, और तीसरा है बायोमेडिकल वेस्ट या फिर हॉस्पिटल वेस्ट। ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस, सैनिटेशन रेसिड्यू एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट्स। ठीक है, हाउस होल्ड यानी घरों का जो कूड़ा वगैरह होता है, वो जहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है या कोई बिल्डिंग वगैरह अगर कुछ तोड़ फोड़ हो रही है तो उसका जो मलबा है वो है। ठीक है, सैनिटेशन जो है उसका रेसिड्यू रहेगा, स्ट्रीट्स का जो कूड़ा वगैरह है वो रहेगा। ठीक, विद राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स द अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैज बीन इंक्रीजिंग रैपिडली एंड इट्स कंपोजिशन इज चेंजिंग। अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लाइफ स्टाइल लोगों का चेंज हो रहा है, फूड हैबिट चेंज हो रही है, उस वजह से क्या है कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो बढ़ रहा है और उसकी कंपोजिशन भी जो है वो चेंज हो रही है। 1947 में अगर हम बात करें तो सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया जनरेटेड एन एस्टिमेट ऑफ 6 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, और 1997 में यानी कि 50 साल की अगर हम बात करें तो ये 48 मिलियन टन हो गया, यानी कि 6 से 48 यानी कि 8 गुना इस पर इंक्रीज हो गया है। मोर देन 25% ऑफ द म्युनिसिपल एंड सॉलिड वेस्ट इज नॉट कलेक्टेड एट ऑल। तो 25% तो म्युनिसिपल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट ऐसा है जिसको कलेक्ट किया ही नहीं जाता। ठीक, 70% of the Indian cities lack adequate capacity to transport it and there are no sanitary landfills to dispose of the waste। ठीक है, 70% शहर ऐसे हैं जहां पर इसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा सही से नहीं है और कोई लैंडफिल्स वगैरह नहीं है। लैंडफिल्स वगैरह क्या होते हैं ये भी हम आगे जाके देखते हैं। एग्जिस्टिंग लैंडफिल्स जो है दे आर नाइदर वेल इक्विप्ड एंड आर नॉट लाइंड प्रॉपरली टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। अभी बात करते हैं लैंडफिल वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, over the last few years the consumer market has grown rapidly, leading to the products being packed in cans, aluminum foils, plastics and other such non-biodegradable items that cause incalculable harm to the environment। ठीक है, तो पिछले कुछ समय में जो कंज्यूमर मार्केट है, जैसे आज की डेट में भी आप लोग अगर जाते हैं, आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, वहां आप खाना खाते हैं, ठीक है, या फिर आप टेक अवे अगर करते हैं वहां से, तो आप वो आपको कुछ भी चीज देगा तो वो देखा होगा आपने एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह में देता है। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल को कंसिडर किया जाता है कि उसमें खाना गर्म रहता है तो उसमें पैक करके दिया जाता है। ठीक है, या फिर आप जो कैंस वगैरह होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि खाना अगर आप किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो वो प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उनमें खाना आता है। ठीक है, तो दे आर, मतलब वो उस समय के लिए ठीक लगता है, बट इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करें तो दे आर वेरी मच हार्मफुल। ठीक है, कोई और एक चीज और मैं आपको बताऊं, वो गर्म खाना वगैरह जो प्लास्टिक के बर्तनों में आ रहा है वो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है ना, गर्मी में प्लास्टिक में तो इज नॉट गुड। ठीक है, और एक चीज आपने और भी नोट डाउन की होगी आई थिंक, पिछले कुछ समय से पहले से क्या होता था कि जो चाय वगैरह के लिए डिस्पोजेबल ग्लास मिलते थे वो या तो प्लास्टिक के रहते थे या फिर थर्माकोल के रहते थे। ठीक है, बोथ बीइंग इक्वली हार्मफुल, बहुत ज्यादा हार्मफुल थे। तो आज की डेट में क्या हो गया कि अगर आप इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह देखेंगे कहीं पर भी चाय वगैरह के किसी भी ऐसे टी स्टॉल में, जो छोटे मोटे स्ट्रीट वेंडर्स में चाय वगैरह मिलती है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि अब वो जो कप्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जो छोटे ग्लास वगैरह यूज हो रहे हैं, वो पेपर के हैं। ठीक है, वो पेपर के ग्लास हैं, वो थर्माकोल या फिर प्लास्टिक के नहीं है। पहले से थर्माकोल और प्लास्टिक के यूज हुआ करते थे, बट एक रेगुलेशन इस तरीके का लाया गया है कि प्लास्टिक और थर्माकोल के यूज को
कम करना है या फिर ऑलमोस्ट बैन करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, थर्माकोल का हमें ऐसा नहीं लगता है हार्मफुल है, लेकिन थर्माकोल भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक, तो इसलिए इन चीज़ों का यूज़ जो है वो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसलिए भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि जितना भी हो सके थोड़ा सा इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। ठीक है, अपना जितना भी हो सकता है इन चीज़ों को यूज़ नहीं करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए हजार्डियस वेस्ट की इसके बाद हम बात करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल वेस्ट इज कंसिडर्स हजार्डियस एज दे कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि जिस भी वेस्ट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाएंगे वो हजार्डियस माना जाएगा। हजार्डियस वेस्ट कुछ भी हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड आर कोरोसिव, हाईली इन्फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो जो हजार्डियस वेस्ट है ये एनिमल्स के, सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही टॉक्सिक नहीं है बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी टॉक्सिक है। ये कोरोसिव हो सकते हैं, ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल हो सकते हैं, ज्वलनशील हो सकते हैं, या इनमें विस्फोट वगैरह भी हो सकता है। हाउस होल्ड वेस्ट दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज हजार्डियस वेस्ट इंक्लूड क्या हो सकते हैं, जैसे ओल्ड बैटरीज है, शू पॉलिश है, पेंट के जो टिन्स वगैरह है वो है, पुरानी दवाइयां हैं, मेडिसिन की बॉटल्स वगैरह है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेजर जनरेटर्स ऑफ हजार्डियस वेस्ट क्या हो सकते हैं, मेटल, केमिकल, पेपर, पेस्टिसाइड, डाई, रिफाइनिंग एंड रबर गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल्स इन हजार्डियस वेस्ट सच एज मरकरी एंड साइनाइड कैन बी फेटल। ठीक है, तो ये जो हजार्डियस वेस्ट होते हैं इनमें इस तरीके का मरकरी या साइनाइड वगैरह पाया जाता है, तो इनसे अगर आप डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं तो वो काफी ज्यादा फिर फेटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हॉस्पिटल वेस्ट की बात कर लेते हैं स्पेसिफिक। हॉस्पिटल वेस्ट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटीज और इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ह्यूमन वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट है वो जनरेट हो सकता है। दीज केमिकल्स इंक्लूड, यहां पर केमिकल कौन कौन से इंक्लूड है, मेनली फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल्स। ठीक है, इनका यूज किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट्स एंड मरकरी विच इज यूज्ड इन थर्मोमीटर्स और इक्विपमेंट दैट मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की मशीन में भी आपने देखा होगा या थर्मोमीटर्स में भी आपको पता है कि मरकरी यूज होता है। ठीक है, तो मरकरी ठीक है थर्मोमीटर में यूज हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अदरवाइज अगर वो एनवायरमेंट में आता है तो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। इट में इंक्लूड वेस्ट लाइक सॉइल्ड वेस्ट, डिस्पोजल्स हो सकते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकते हैं, कल्चर्स, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, केमिकल वेस्ट, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, स्वाब्स, बैंडेजेस, बॉडी फ्लूइड्स, ह्यूमन एक्सक्रीट एक्सेट्रा। ये सारा का सारा क्या है, हॉस्पिटल वेस्ट है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है, इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो काफी अच्छे से करने की जरूरत है। दीज आर हाईली इन्फेक्शियस एंड कैन बी अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ इफ नॉट मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक एंड डिस्क्रिमिनेट मैनर, यानी कि इसको आप किसी भी और कूड़े की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। हॉस्पिटल वेस्ट जो है या जिसको मेडिकल वेस्ट बोला जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट बोला जाता है, ये अपने आप में इसका एक ट्रीटमेंट एक अलग ही मैटर है। ठीक है, और इसका एक ट्रीटमेंट जो है वो अलग तरीके से करना जरूरी है, अदरवाइज ये काफी ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। सर्वेस कैरिड आउट बाय वेरियस एजेंसीज शो दैट हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया आर नॉट गिविंग ड्यू अटेंशन टू देयर वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता भी है, मतलब आजकल की डेट में तो आई थिंक डोंट थिंक कि होता है, लेकिन पहले से ऐसा होता था। मैंने खुद भी चीजें देखी है कि कोई अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके आसपास आप देखेंगे अगर कोई इस तरीके का खाली ग्राउंड वगैरह है, कभी अगर आप वहां पर पहुंच जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल का काफी सारा जो कूड़ा है इस तरीके का जो यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है, ये सॉइल्ड वेस्ट है, डिस्पोजल, एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, डिस्पोजेबल सिरेंजेस, केमिकल वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, बॉडी फ्लूइड, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां कहीं ना कहीं उस कूड़े के ढेर में मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीजें मैंने खुद भी देखी है, आई डोंट नो कि मतलब हाल के दिनों में तो नहीं देखी है, काफी साल हो गया है, पर चीजें देखी है, तो मतलब ये चीजें देखने को मिलती हैं। और ऐसा हो सकता है कि छोटे शहरों में इस तरह की चीजें जो है वो देखने को ज्यादा मिल जाए, बड़े शहरों में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस जो है, रेगुलेशंस वगैरह जो है वो थोड़ा ज्यादा रहते हैं, छोटे शहरों में कोई ज्यादा ध्यान इस सच देता नहीं है। लेकिन इन चीजों का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति से संबंधित वो है, यानी कि जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में किसी संबंधित वो चीजें हैं, तो चलिए वो तो अपना इलाज करा के ठीक हो जाएगा, लेकिन बाकी इस तरीके का जो वेस्ट है उससे फिर बाकी सारे के सारे लोग जो हैं उनको काफी ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट दैट इज हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 1998, these establishments are slowly streamlining the process of waste segregation, collection, treatment and disposal। ठीक है, तो ये जो 1998 का एक बायोमेडिकल वेस्ट का एक रूल्स आया है, उसके तहत इसको अब थोड़ा सा जो प्रोसेस वगैरह है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ताकि वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाए, मतलब अलग किया जाए, उसका प्रॉपर कलेक्शन हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और प्रॉपर डिस्पोजल हो उसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल किस तरीके से किया जा सकता है। ओपन डंप्स में क्या होता है, ओपन डंप्स रेफर टू द अनकवर्ड एरियाज दैट आर यूज्ड टू डंप सॉलिड वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स। ठीक है, ओपन डंप्स मतलब वही बात है कि किसी बड़ी सी जगह में आपने सारा का सारा कूड़ा जो है वो फेंक देना है। ठीक, अनकवर्ड एरिया है, वहां पर कुछ भी और नहीं होना है, सिर्फ कूड़े को फेंक देना है। द वेस्ट कैसा रहेगा, अनट्रीटेड रहेगा, अनकवर्ड रहेगा एंड नॉट सेग्रीगेटेड, मतलब सारा का सारा कूड़ा वहां पर जाके फेंक देना है। ठीक,
इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज, रैट्स एंड अदर इंसेक्ट्स दैट स्प्रेड डिजीज। अब वो खुला हुआ है तो उसके ऊपर मक्खियां भी बैठेंगी, ठीक है, चूहे वगैरह भी होंगे, बाकी सारे इंसेक्ट्स वगैरह भी वहां पर रहेंगे। द रेन वाटर रन ऑफ फ्रॉम दीज डम्प्स कंटेमिनेट्स नियर बाय लैंड एंड वाटर, देयर बाय स्प्रेडिंग डिजीज। ट्रीटमेंट बाय ओपन डम्प्स इज टू बी फेस्ड आउट, ठीक है, कि इस तरीके का जो पानी वगैरह होगा, अगर मान लीजिए वहां पर बारिश, अब कूड़े का ढेर है, बारिश पड़ेगी तो उससे फिर पानी जाएगा, उस पर पानी बहेगा, कूड़ा है, कूड़ा सड़ रहा है, अनकवर्ड है, ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा कि वो नियर बाय जो एरिया होगा लैंड का या वाटर का, उसको वो नुकसान पहुंचाएगा और वहां पर बीमारियां फैल सकती हैं। तो इसीलिए जो ओपन डम्प्स का मेथड है ट्रीटमेंट का, इसको फेज आउट करना जरूरी है। इसके बाद अगला होता है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में क्या होता है, देखिए इसमें जनरली अर्बन एरियाज में रहता है। इसमें क्या होता है कि इट इज अ पिट दैट इज डग इन द ग्राउंड। एक गड्ढा सा खोदते हैं, ठीक है, उस गड्ढे में क्या करते हैं कि सारा का सारा गार्बेज जो है वो डंप करते हैं और पिट को जो है, गड्ढे को जो है ढक दिया जाता है मिट्टी से एवरीडे, हर दिन ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अब उसको ढक दिया गया है तो ओपन नहीं है, तो उसमें फ्लाइज और रेड्स वगैरह जो है वो नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि एवरीडे गार्बेज इज डम्प्ड एंड सील्ड, यानी कि गार्बेज उसमें भरते जाते हैं और उसको मिट्टी से दबाते जाते हैं। तो जब वो लैंडफिल जो गड्ढा है वो भर जाएगा तो उसको क्या करते हैं, द एरिया इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड द साइट कैन देयर आफ्टर बी डेवलप्ड एज अ पार्किंग लॉट और अ पार्क। उसको फिर पार्किंग लॉट या पार्क की तरह यूज किया जा सकता है कि पूरा का पूरा जो वो लैंडफिल है, वो जो पिट है, वो गड्ढा भर गया, उसके ऊपर फिर एक मोटी लेयर जो है वो मिट्टी की डाल के उस पूरे के पूरे साइट को एक पार्किंग एरिया बनाया जा सकता है या पार्क तरीके का बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम्स क्या है, सारे तरीके का वेस्ट जो है इसमें डंप कर दिया जाता है लैंडफिल में, और जब इसके थ्रू वाटर जाएगा, थ्रू देम इट गेट्स कंटेमिनेटेड एंड इन टर्न पॉल्यूट्स द सराउंडिंग एरिया, ठीक है। दिस कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सॉइल थ्रू लैंडफिल्स इज नोन एज लीचिंग। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर उसके थ्रू पानी जा रहा है तो कंटेमिनेंट्स तो उसमें है ही, ठीक है ना, भले ही ऊपर से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर तो कंटेमिनेंट्स है। अब पानी उसके थ्रू जाएगा, फिर वो पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा तो ग्राउंड वाटर भी उससे पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये भी लैंडफिल्स की एक प्रॉब्लम है। इसके बाद अगर हम बात कर ले सैनिटरी लैंडफिल्स की, तो सैनिटरी लैंडफिल इज मोर हाइजीनिक एंड बिल्ट इन अ मेथोडिकल मैनर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग। जो ये लीचिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं होती इसमें। क्यों? क्योंकि दीज आर लाइंड विद मटीरियल्स दैट आर इम्परमिएबल सच एज प्लास्टिक्स एंड क्ले एंड आर ऑल्सो बिल्ड ओवर इम्परमिएबल सॉइल, ठीक है। ये इस तरीके के, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई सैनिटरी लैंडफिल है तो इसमें चारों तरफ से इस तरीके का मटेरियल बनाया जाएगा जो इम्परमिएबल होगा, यानी कि यहां से क्या है कि जो भी कंटेमिनेंट्स है वो इधर की तरफ को नहीं जा सकते, ना इधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे, ठीक है। ये सारे का सारा जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और इससे क्या फायदा है कि फिर ये इम्परमिएबल होने की वजह से जो सॉइल है आसपास की, ठीक है ना, जो यहाँ का रीजन में सॉइल होगी, जो यहाँ का रीजन में पानी होगा, उसको नुकसान इससे नहीं पहुंचेगा। तो ये इसका फायदा है। लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट करना जो है सैनिटरी लैंडफिल्स को, ये काफी ज्यादा कॉस्टली रहता है क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करना पड़ता है, इम्परमिएबल मटेरियल का यूज करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए। इसके बाद अगला है इंसिनरेशन प्लांट्स। इंसिनरेशन प्लांट्स का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट इन लार्ज फर्नेसेस एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज इंसिनरेशन, ठीक है। बड़े बड़े फर्नेसेस में जो है हाई टेम्परेचर में कूड़े को जलाया जाता है, दैट इज नोन एज इंसिनरेशन। इन दीज प्लांट्स द रिसाइक्लेबल मटेरियल इज सेग्रीगेटेड एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज बर्न्ड एंड द एशेस प्रोड्यूस्ड, ठीक। जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको अलग कर लेते हैं और बाकी सारे के सारे मटेरियल को जो है वो जला दिया जाता है और उससे क्या बन जाती है, राख, ठीक। बर्निंग गार्बेजेस इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस एट इज प्रोड्यूसेस टन्स ऑफ टॉक्सिक ऐश एंड पॉल्यूट्स द एयर एंड वाटर। अब ये भी फायदे की बात नहीं है कि कूड़े को अगर आप जला रहे हैं तो भले ही उससे ऐश वगैरह बन गई है लेकिन वो भी तो टॉक्सिक होगी, है ना, और वो फिर एयर और वाटर को पॉल्यूट कर सकती है। इनफैक्ट at present incineration is kept as the last resort and is used mainly for treating of infectious waste। तो आज की डेट में जो ये इंसिनरेशन की प्रोसेस है इसको एक आखिरी विकल्प के तौर पर रखा जाता है कि पहले सारे का सारा प्रोसेस कर लिया जाए, उसके बाद अगर कोई ऐसा वेस्ट है जिसके साथ और जिसको और किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता, जैसे कि इन्फेक्शियस वेस्ट वगैरह है, ठीक है, जो हॉस्पिटल वेस्ट है, जो हजार्डियर वेस्ट है, अगर उसका और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तब फिर उसको जाके आप क्या करें, उसको आप जला दें, उसके अलावा फिर उसका और कोई चारा नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला हम बात कर लेते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और द मटेरियल बर्न्ड अंडर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की या तो एब्सेंस रहेगी बिना ऑक्सीजन के, या फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर आप इसको बर्न कर रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिव है इंसिनरेशन के लिए, ठीक है, इंसिनरेशन का ये ऑल्टरनेटिव है। द गैस एंड लिक्विड दस ऑब्टेन्ड कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। इसको जो है इसमें से गैस निकलेगी या जो लिक्विड वगैरह निकलेगा जलने के बाद, उसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। पायरोलिसिस ऑफ कार्बोनेशियस वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि फायरवुड है, कोकोनट, पाम वेस्ट, कॉर्न कॉम्स, कैश्यू सेल, राइस हस्क, पेडी स्ट्रॉ एंड सॉडस्ट। इससे क्या बन जाएगा, चारकोल अलॉन्ग विद प्रोडक्ट्स लाइक टार,
मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड द फ्यूल गैस। तो इससे काफी ज्यादा जो हमारा सब्सटेंस हमें मिल सकता है जलने के बाद वो काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है? कंपोस्टिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली फंगाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ह्यूमस लाइक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं जैसे कि फंगी है या बैक्टीरिया है, वो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो दिस फिनिश्ड प्रोडक्ट विच लुक्स लाइक सॉइल इज हाई इन कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है और ये एक एक्सेलेंट मीडियम है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक, इट इंक्रीजेस द सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर। सॉइल की वाटर होल्डिंग एबिलिटी को ये बढ़ाता है एंड मेक्स द सॉइल ईजियर टू कल्टिवेट। सॉइल की बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो फर्टिलिटी वगैरह है वो इससे बढ़ जाएगी। इट हेल्प्स द सॉइल रिटेन मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और एक और इसका फायदा है कि ये न्यूट्रिएंट्स को जो है रिसाइकिल करता है और वापस मिट्टी में ही छोड़ देता है। ठीक है, वापस मिट्टी में रिटर्न कर देता है एज न्यूट्रिएंट्स। अपार्ट फ्रॉम बीइंग क्लीन, चीप एंड सेफ, कंपोस्टिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल गार्बेज। ठीक है, कि अगर हम कंपोस्टिंग करते हैं, जो खासकर हमारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका हम लोग कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपने बायो कंपोस्टिंग के प्लांट वगैरह बायोगैस के बारे में सुना होगा कि बायोगैस भी एक इसी तरीके की चीज है कि उसमें बायो वेस्ट जो है, जो इस तरीके का ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाला जाता है, वहां से जो गैस वगैरह निकलती है उसको एज अ फ्यूल के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो बायोगैस प्लांट्स वगैरह होते हैं खासकर रूरल एरियाज में, अब तो खैर कम हो गया है लेकिन पहले से इसको यूज वगैरह किया जाता था। तो ये एक काफी अच्छा तरीका है। इससे डबल फायदे हैं। पहला फायदा तो ये रहेगा कि मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें मिल रहे हैं, खाद एक तरीके से कह सकते हैं, खाद बन रही है तो उसको आप अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि जो डिस्पोजेबल गार्बेज है वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट और है, दैट इज नोन एज योर वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? इट इज अर्थवॉर्म फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, अर्थवॉर्म्स आपने देखे होंगे छोटे से जो होते हैं, ठीक है, उनको कंपोस्ट में ऐड कर दिया जाता है। मतलब ये कंपोस्टिंग तो है ही, कंपोस्टिंग में अर्थवॉर्म्स ऐड कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि ये जो वॉर्म्स होते हैं ये वेस्ट को ब्रेक करते हैं एंड द एडेड एक्सक्रीटा ऑफ द वॉर्म्स मेक द कंपोस्ट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। यानी कि एक तो ये वेस्ट को ब्रेक करने का काम करते हैं और जो इनका एक्सक्रीटा होता है यानी कि जो वॉर्म्स का वेस्ट होता है वो कंपोस्ट को और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच बना देता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड वेस्ट कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, प्लास्टिक वेस्ट का क्या नुकसान है और किस तरीके से इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। अगले लेक्चर में हम लोग अब थर्मल पॉल्यूशन, प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है थोड़ा बहुत इसको लेकर और ज्यादा डिस्कस आगे करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, साथ ही चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल रहे हैं और चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पर बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, नोट्स के थ्रू क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।